गुड आफ्टरनून एवरीवन। साइंस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे आम्ल, क्षारक एवं लवण। उसमें से हम लोग आम्ल की रासायनिक गुण के बारे में पढ़े और हम लोग तनुकरण भी पढ़े। तनुकरण में क्या होता था कि अगर हम लोग अम्लीय विलयन में जल की मात्रा और मिलाते हैं तो क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है। और यह भी पढ़ें कि अगर कोई अम्लीय विलयन है उसमें अगर हम लोग और अधिक अम्ल मिलाते हैं तो क्या होता है, अम्ल और अधिक मिलाने पर उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर दो चित्र दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। एक जो बीकर है इसमें अम्ल रखा हुआ है, इसमें अम्ल डाला हुआ है और दूसरे बीकर में जल डाला हुआ है। ठीक है। दोनों स्थिति में हम लोग क्या बना रहे हैं, जलीय अम्लीय विलयन, यानी जल का अम्लीय विलयन बना रहे हैं। तो देखो अम्ल में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक बूंद करके जल मिला रहे हैं और इसमें जल में एक एक बूंद करके अम्ल मिला रहे हैं। तो क्या ये दोनों प्रक्रिया एक समान है? देखने से तो लगता है कि इसमें भी अम्लीय विलयन बनेगा, इसमें भी अम्लीय विलयन बनेगा। ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस अगर हम लोग करते हैं, अम्ल में जल मिलाते हैं तो क्या होगा, ये बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि अम्ल में अगर हम लोग जल मिलाते हैं तो ये अम्ल बहुत तेजी से आयन बनाने के लिए तैयार होगा, जिसके कारण ये जो विलयन है वो अधिक गर्म हो जाएगा, बहुत अधिक गर्म हो जाएगा। गर्म होने के कारण ये कांच का जो बीकर है वह टूट भी सकता है। इसलिए हम लोग अम्ल में जल नहीं मिलाएंगे। तो ये प्रोसेस हम लोग का क्या है, गलत है। अगर हम लोग अम्ल में जल मिलाते हैं तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, यानी बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण हम लोग को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, हानि हो सकता है। तो ये प्रोसेस हम लोग नहीं करेंगे। कौन सा प्रोसेस करेंगे, ये प्रोसेस। जब भी अम्ल को चाहे अम्लीय विलयन बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, जल में अम्ल मिलाएंगे, ना कि अम्ल में जल मिलाएंगे। अगर अम्ल में जल मिलाते हैं तो हम लोग दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि अम्ल क्या करेगा, जल की मात्रा पाकर बहुत तेजी से आयन बनाने का कोशिश करेगा और इस क्रम में क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा इसमें, जिसके कारण क्या होगा, यह टूट भी सकता है। कांच का जो बीकर है वो टूट भी सकता है और हम लोग दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। लेकिन अगर जल में हम लोग अम्ल मिलाते हैं तो क्या होता है, जल बहुत मात्रा में है, जैसे हम लोग अम्ल यहाँ पर डालें एक बूंद करके, ठीक है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन बनाना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे हाइड्रोजन आयन बनना शुरू हो जाएगा। फिर इसमें तो इतना सारा अम्ल है तो सभी चाहेगा कि हम जल्दी से हाइड्रोजन आयन बनाएं, और जल्दी से हाइड्रोजन आयन बनने के कारण यह बहुत अधिक गर्म हो जाता है विलयन। इसलिए हम लोग ये प्रोसेस नहीं अपनाएंगे। कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे, ये प्रोसेस, यानी हम लोग का यह प्रोसेस सही है। जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल को। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग का प्रश्नावली में है, तो इसको जो भी हम बोले वो हमको लगता है समझ में आ गया होगा कि अम्ल में अगर हम लोग जल को मिलाते हैं तो अम्ल जो है बहुत तेजी से आयन का निर्माण करना शुरू कर देता है, जिसके कारण यह अभिक्रिया क्या हो जाती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाती है। ऊष्माक्षेपी जान रहे हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जब हम लोग अम्ल में जल को मिलाएंगे
तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी और यह विलयन हम लोग का गर्म हो जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा यह कांच का जो बीकर है वह टूट सकता है, हम लोग दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए अम्ल और जल को मिलाने का सही तरीका कौन सा है? यह है, जल लेंगे उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके क्या मिलाएंगे? अम्ल मिलाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का आज का टॉपिक। इसके बाद हम लोग प्रश्न 3 में आते हैं। सबका किताब निकाल लो। प्रश्न 3 क्या है? प्रश्न 2 हो गया था। प्रश्न 3 है, देखो प्रश्न 3 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है? HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं? देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? HCl, HNO3 हम लोग जानते हैं कि ये दोनों क्या है? अम्ल है। सबसे प्रबल अम्ल है HCl, उसके बाद कौन है? इसका क्या नाम है? नाइट्रिक अम्ल। ये दोनों जल के जलीय विलयन में पूछ रहा है कि अम्ल जैसा व्यवहार क्यों करते हैं। तो बहुत सिंपल सा जवाब है। देखो इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। तो जब इसको हम लोग जल में घोलते हैं, इसको भी जल में घोलते हैं, तो ये अम्ल के अणु क्या हो जाते हैं? जल में विघटित हो जाते हैं। जल में विघटित होकर क्या करते हैं? इसका निर्माण करते हैं H+ या H3O+। ये हाइड्रोजन आयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसके कारण वह जल क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। इसलिए ये दोनों अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन और दूसरा यौगिक दिया हुआ है एल्कोहल एवं ग्लूकोज। तो एल्कोहल इसका सूत्र होता है C2H5OH। क्योंकि यहाँ भी तो H है, तो ये भी तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करना चाहिए जल में घोलने पर। लेकिन एल्कोहल जो होता है जल में घोलने पर अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, वो अम्ल की तरह खट्टा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अगर इसको हम लोग जल में घोलेंगे तो जल में इनके जो अणु हैं, हाइड्रोजन तो इसमें है, लेकिन हाइड्रोजन की मात्रा इतनी कम होती है कि यह जल में हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं कर पाते। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन का निर्माण होता है, जल में घोलते हैं, जिसके कारण यह अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। लेकिन एल्कोहल है, इसमें हाइड्रोजन है, लेकिन अगर इसको जल में घोला जाए तो यह हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, इसी तरह अगला जो यौगिक है उसका नाम है ग्लूकोज। इसका सूत्र तो पता होगा। देखो ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है ना, लेकिन अगर हम लोग इसको जल में घोलते हैं तो हाइड्रोजन आयन इसमें निर्माण नहीं होता है, क्योंकि ये ग्लूकोज जल में विघटित होकर इसके पास उतना पावर नहीं रहता है हाइड्रोजन का कि यह हाइड्रोजन आयन का निर्माण कर सकता है। इसलिए ये दोनों अम्ल के जैसा व्यवहार नहीं करेगा।
भले ही इसमें हाइड्रोजन है लेकिन अम्ल का व्यवहार नहीं करेगा, लेकिन ये दोनों जो है अम्ल के जैसा व्यवहार करेगा। समझ में आ गया? यानी अम्ल व्यवहार करने के लिए क्या जरूरी है? हाइड्रोजन आयन का बनना। हाइड्रोजन आयन सिर्फ इसमें बन रहा है, लेकिन ये दोनों में हाइड्रोजन आयन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम जो बोले उसको ध्यान से सुनना, समझना और अपने शब्दों में लिखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तुम लोग का होमवर्क। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? तो इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि अम्लीय विलयन जो होता है विद्युत का चालन क्यों करता है। इससे पहले वाला वीडियो को देख लेना। अगर याद होगा तो लिख सकते हो अपने से, बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है। और अगर कन्फ्यूजन लग रहा है तो फिर से वो वीडियो खोलना और उसको देखना कि कहाँ पर बताए थे अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, लिखवाए थे। उसको तुम लोग देख लेना, समझ लेना और अपने से इसको भी लिखने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये भी तुम लोग का है HW। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है शुष्क यानी सूखा। शुष्क मतलब ठंडा भी होता है, लेकिन इसमें शुष्क का मतलब सूखा है। शुष्क मतलब ठंडा भी होता है और सूखा भी होता है। तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस यानी शुष्क यानी ड्राई, इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, लिटमस पत्र को अगर हम लोग कोई अम्लीय या क्षारीय विलयन में डुबाते हैं तो इसका रंग बदल जाता है। तो क्यों बदल जाता है? क्योंकि उस विलयन में जल की मात्रा रहती है। ठीक है, अगर जल की मात्रा नहीं रहेगी, ड्राई रहेगा, तो अगर इसको हम लोग टच करेंगे उसमें, तो क्या लिटमस पत्र का रंग बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि लिटमस पत्र में जो रंग चेंज होता है, बदलता है, वो किसके कारण होता है? तो हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण होता है। और हाइड्रोजन आयन कब बनता है? जब उसमें जल की मात्रा होती है। अगर जल की मात्रा नहीं होगी तो हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं होगा। और हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं होगा तो हम लोग पहचान नहीं सकते हैं कि वह अम्लीय है कि क्षारीय है या उदासीन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि शुष्क HCl गैस, तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि शुष्क HCl गैस लिटमस पत्र के रंग को इसलिए नहीं बदलती है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं होता है। हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं होने के कारण लिटमस पत्र अपना रंग नहीं बदलते हैं। बस इतना ही लिखना है। यानी रंग बदलने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? हाइड्रोजन आयन का बनना। और हाइड्रोजन आयन कब बनता है? जब उसमें जल की मात्रा होती है। ठीक है, इसलिए शुष्क HCl गैस जो है लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलेगा। अगर हम लोग इसमें जल की मात्रा मिला दें, यानी ये गैस की जगह, शुष्क गैस की जगह अगर वाष्प रहता है, HCl का वाष्प रहता है, तो वाष्प में जल की भी मात्रा रहती है। अगर वाष्प रहता तो हम अगर वाष्प के सामने इस लिटमस पत्र को ले जाते तो उसका रंग क्या हो जाता? बदल जाता।
लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, शुष्क HCl गैस। तो शुष्क में लिटमस पत्र का रंग कभी नहीं बदल सकता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो इसको भी जो भी बोले इसको सुन लेना, समझ लेना और लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 4, आम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि आम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। देखो अभी हम चित्र जो 2 बनाए थे, दोनों चित्र में अभी समझाए हैं कि हम लोग को अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल को मिलाना चाहिए। ठीक है, तो चित्र में जो बताए थे उसके अनुसार जो समझाए थे उसको तो तुम समझ गए होगे कि क्यों नहीं मिलाना चाहिए जल को अम्ल में। क्योंकि जल को अम्ल में मिलाते हैं तो क्या होता है, बहुत तेज़ी से हाइड्रोजन आयन का निर्माण होता है, जिसके कारण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया संपन्न होती है और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो बीकर है वो गर्म होके फट भी सकता है, जिससे हम लोग को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए हम लोग को अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी तुम लोग वो चित्र जो बताया था वहाँ से शुरू जो बताए थे और अभी जो हिंट्स बताए, दोनों को समझ के इसके आंसर खुद लिखना। ठीक है, ये भी तुम लोग का होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 भी तुम लोग का होमवर्क। अपने शब्दों में जितना तुम समझे हो, बहुत ही समझाए हैं, धीरे धीरे समझाए हैं, इसको आराम से समझना और अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना। कुछ स्टूडेंट को देखते हैं कि बुक का आंसर लिख रही है, तो वो ठीक बात नहीं है। अपने शब्दों में लिखोगे तो ये तुम्हारा हमेशा याद रहेगा और एग्जाम में भी तुम आसानी से लिख सकते हो। बुक का आंसर कहीं कहीं गलत भी रहता है, तो अगर तुम लोग बुक का आंसर तुम लोग लिख दोगे तो हो सकता है तुम लोग गलत याद कर लोगे और तुम लोग का नंबर भी नहीं आएगा। तो हम जो भी बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, सिर्फ उसी को सुनोगे तो उसी में तुम लोग को समझ में आ जाएगा। बाद बाकी किताब का आंसर छापने का ज़रूरत नहीं। अब खुद से अगर तुम लोग लिखते हो तो तुम्हारा खुद का जो दिमाग है वो भी बढ़ेगा और लिखने का तरीका भी तुम लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना खुद से ही लिखना, भले ही गलत हो। ताकि हम तुम लोग चेक करते हैं, किसी नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन कोई है जो कि बुक का ही आंसर छाप देती है, तो वो गलत बात है, उसको नहीं करना है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। देखो अम्ल को जब हम लोग तनुकृत करते हैं यानी उसमें जल मिलाते हैं धीरे धीरे, तो हाइड्रोनियम आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है, घटती है बढ़ती है। पहली क्लास में बताए थे कि जब हम लोग तनुकृत करते हैं, तनुकृत करना मतलब अम्लीय विलयन में और जल को डालना। तो अम्लीय विलयन में और हम लोग जल को डालेंगे तो हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है, घटती जाती है। उसको लिख देना, हाइड्रोनियम आयन चाहे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती जाती है। ठीक है, ये भी तुम लोग का होमवर्क हो गया। हमको लगता है सारा चीज़ तुम लोग का होमवर्क ही हो रहा है। तो ये सारा चीज़ बता चुके हैं, इसलिए तुम लोग का होमवर्क हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि तुम लोग को खुद बनाना है। ये सारा चीज़ हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी तुम लोग का होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 6 हमको लगता है 6 भी तुम लोग से बन जाना चाहिए। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक की क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। देखो उसका जैसे उल्टा पूछा है, पहले से क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है, पहले से सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है,
उसमें अधिक की क्षारक यानी और अधिक उसमें क्षारक हम लोग डालते जाएंगे, क्षारक और अधिक डालेंगे तो क्या होगा, उसकी सांद्रता यानी हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी। इसमें तो तनुकृत नहीं कर रहे हैं, इसमें और अधिक क्षारक मिला रहे हैं। और अधिक क्षारक मिलाने से क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन की नहीं सॉरी हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये भी तुम लोग को बताया जा चुका है, पॉइंट में भी लिखवा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी तुम लोग का होमवर्क रहा। तो तुम लोग को प्रश्न 3 में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं और 6 क्वेश्चंस तुम लोग को बना लेना है और अपने शब्दों में बनाना है और कल हमको पोस्ट करके दिखाना है। ठीक है, तो प्रश्न 3 हम लोग का समाप्त हो गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक है पीएच स्केल। इसमें पी छोटा रहता है और एच बड़ा रहता है। ठीक है, ध्यान देना। तो पीएच स्केल के बारे में जानना है। तो क्या होता है ये पी एच, इसका मतलब होता है पावर ऑफ एच प्लस आयन। ठीक है, यानी एच प्लस आयन की शक्ति। तो एच प्लस आयन की जो शक्ति होती है, जो क्षमता होती है, उसको किस स्केल से मापते हैं, पीएच स्केल से। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या हुआ, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो इस स्केल में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन हो चाहे हाइड्रोक्साइड आयन हो, दोनों की सांद्रता को मापते हैं। जैसे कि हम लोग स्केल में मापते हैं ना, जिसमें सेंटीमीटर रहता है, इंच रहता है, तो हम लोग रेखा बनाते हैं, उसी से भुजा बनाते हैं। उसी तरह आम्ल एवं क्षारक की जो प्रबलता है, यानी कम खट्टा हो कि अधिक खट्टा है, ये किससे पता चलता है, पीएच स्केल से। ठीक है, तो पीएच स्केल कोई प्लास्टिक का स्केल नहीं होता है, जैसा कि हम लोग मैथ में स्केल होता है, वो स्केल नहीं होता है। ये भी एक पीला रंग का रहता है, कागज के जैसा ही रहता है, पीला कलर का, जैसे कि लिटमस पत्र रहता है ना, उसी तरह जो पीएच स्केल है, इसको भी बहुत सारा कलर देके स्केल जैसा बनाया जाता है। तो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे कि पीएच स्केल क्या है। तो सिर्फ हम लोग इसका मीनिंग जाने कि पीएच में करना क्या होता है। तो पीएच में क्या करना होता है, हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता या प्रबलता को मापा जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। लिखेंगे हाइड्रोजन आयन या OH माइनस आयन की सांद्रता को मापने के लिए एक स्केल का प्रयोग किया जाता है, जिसे पीएच
स्केल कहते हैं। पॉइंट लिखेंगे, किसी बिलियन में उसके pH का मान उसमें उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक होता है। इस पॉइंट को याद कर लेना, ठीक है। जब भी pH स्केल क्या है पूछेगा, इसको भी लिखना है और इसको भी लिखना है, और इससे एक सूत्र भी बनेगा जो हम लोग लिखने जा रहे हैं। pH इक्वल टू माइनस L और G log H प्लस। ठीक है, तो ये pH का निकालने का क्या है, सूत्र है। हाइड्रोजन आयन का जितना मात्रा रहता है यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका लॉग निकालकर इसका वैल्यू निकाला जाता है। इसको नोट कर लो। तो इस सूत्र से कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जो कि एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन में कभी कभी आता है। किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता 10⁻⁻² है, तो इसका pH मान कितना होगा। ठीक है, तो ये किसका मान है, H प्लस आयन का। तो हम लोग इसकी जगह में इसको रखेंगे सॉल्यूशन। चूंकि pH इक्वल टू माइनस log H प्लस, ये सूत्र होता है pH निकालने का, माइनस log H प्लस का मान कितना हो गया, 10⁻⁻²। ठीक है, तो देखो इसमें रूल क्या है कि जो भी तुम्हारा पावर में रहेगा, जो भी अंक, वो log के आगे आ जाता है। ठीक है, बाद बाकी नीचे वाला यहीं रह जाता है। तो -2 आगे आ गया जो पावर में है, और फिर माइनस है log, इसको इसे नहीं लिखते हैं, माइनस पहले लिख लेते हैं, फिर -2 आया, उसके बाद log कितना बचा 10,
ये ब्रैकेट हट गया, कितना बचा 10 बचा। तो log 10 का मान 1 होता है। एक्सपेरिमेंटल मतलब इसका मान फिक्स है, जैसे पाई का मान फिक्स है ना, पाई इक्वल टू 22/7, उसी तरह log 10 का मान कितना होता है 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लगाएंगे। यहाँ तक आ रहा है कि नहीं तो देख लेते हैं। आ रहा है, क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या आ गया +2, log 10 का मान 1, तो pH का मान कितना आ गया 2। इसी तरह निकल जाता है। तो इसको PBI कर लो, क्योंकि यह कभी कभी एग्जाम में आता है। सांद्रता दिया हुआ रहेगा और तुमको pH का मान निकालने का रहेगा, सेम ऐसा ही निकालना है, ठीक है। यहाँ पावर माइनस भी रह सकता है या माइनस नहीं भी रह सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसा सूत्र है उसी सूत्र के अनुसार तुम लोग को पुट कर देना है। पावर में जो भी रहेगा वो आगे आ जाएगा गुना में, और log 10 का मान क्या रख देना है 1 रख देना है, तो बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो साइंस का क्लास आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाने से फिर तुम लोग को भी समझ में नहीं आएगा और ज़्यादा लोड देना भी ठीक बात नहीं है। इसलिए जितना भी चीज़ आज बताएं उसको वीडियो को अच्छा से देखना है, समझना है, और जो भी होमवर्क दिए हैं उसको बना के हमको पोस्ट करना है फ़ोटो खींच करके, ताकि हमको समझ में आ जाए कि तुम लोग का बनाने का तरीका कैसा है। और अपने शब्दों में ही लिखना है, किताब का कोई भी कंटेंट उसमें नहीं आना चाहिए। अपने खुद से सोचे हुए समझा हुआ जो भी इसका उत्तर होगा वह खुद लिखोगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, अब मिलेंगे अगले क्लास में।